ऐतिहासिक व्यक्तित्व। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसके बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। यद्यपि ये एक घृणित कृत्य था, तथापि एक वीर और प्रतापी राजा के रूप में उसने ख्याति प्राप्त की। अपने पिता के समान ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 461 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा वो मारा गया। प्रमुख तथ्य: अजातशत्रु ने कौशल व वैशाली पर तथा लंबे समय, अनुमानित समय 16 वर्ष के बाद काशी और वज्रसंघ पर विजय प्राप्त की। युद्ध में उसने महाशिला कंटकीय अर्थात अपक्षेपी अस्त्र तथा फ्रत मूसलय का प्रयोग किया था। उसने राजगृह में एक मजबूत दुर्ग बनवाया। अवंती राजा प्रद्योत से भी उसका तनाव था, मगर अजातशत्रु अवंती पर विजय न पा सका। अजातशत्रु धार्मिक दृष्टिकोण से उदार था। आरंभ में वो बुद्ध का विरोधी था, मगर बाद में उसका अनुयायी बन गया। बरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है, उत्कीर्ण है। बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर उसने राजगृह में एक स्तूप निर्मित कराया। उसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसुत्त पिटकय तथा फ्रिविनय पिटकय में संकलन करवाया था। पुराणों के अनुसार उसने 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्य के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी एक सातवाहन सम्राट बने, जो सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र शातकर्णी का पुत्र था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद वर्ष 132 ईस्वी में वो शनिवाहन का राजा बना। अपने शासनकाल के दौरान क्षत्रप ने नर्मदा की भूमि उत्तर और उत्तरी कोंकण में ले ली। प्रमुख तथ्य: पुलुवामी और रुद्रदामन उज्जैन के क्षत्रप के बीच 2 बार युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में रुद्रदामन ने वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हराया, लेकिन उनकी बेटी वस्तीति के बेटे शातकर्णी द्वितीय या पुलुवामी के छोटे भाई को इसके कारण समझौता किया गया था। वैशाली पुत्र पालुमावई अपने स्वयं के मुखौटा के साथ चांदी के सिक्के ले आए थे। पुराणों में उनका नाम पुलोमा शातकर्णी और टॉलमी के विवरण में सिरों पोलिमेउस के रूप में मिलता है। संभवतः उसी ने नवनगा की स्थापना की थी। उसने भी महाराज और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। मुमताज महल। मुमताज महल का जन्म आगरा में एक फारसी कुलीन परिवार में हुआ था। वो अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी। वो जहांगीर की पत्नी रानी नूरजहां की भतीजी भी थी। उनके पिता आसफ खान ने उन्हें अत्यंत सावधानी और स्नेह के साथ पाला। शिया मुस्लिम के रूप में वो बहुत धार्मिक थी। मुमताज महल की शादी राजकुमार खुर्रम से हुई थी, जो बाद में मुगल सम्राट शाहजहां बन गया। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। प्रमुख तथ्य: मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय रानी थी। मुमताज महल को मूल रूप से अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। उनका विवाह 1612 में शाहजहां के साथ हुआ। मुमताज महल एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और उदार महिला थी। मुमताज महल की एक और खूबी ये थी कि वो एक धार्मिक सोच वाली महिला थीं। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, जब उसने बेटी गौहर बेगम को जन्म दिया। शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवाया। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल खां अफगानों की लोदी जाति का था। वो सुल्तान शाह लोदी का भतीजा था, जिसे
मल्लू इकबाल की मृत्यु के पश्चात इस्लाम खां की उपाधि देकर सरहिंद का शासक नियुक्त किया गया था। अपने चाचा की मृत्यु के बाद बहलोल लाहौर एवं सरहिंद का शासक बना। पृष्ठ संख्या 64। प्रमुख तथ्य। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का राज सिंहासन त्याग दिया, तब उसने मंत्री हमीद खां की सहायता से 19 अप्रैल 1451 को इस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत के इतिहास में पहली बार एक अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल को दिल्ली राज्य के एक छोटे से टुकड़े पर शासन करना था और वो टुकड़ा भी उस समय बहुत खराब हालत में था, पर वो अपने निकटतम पूर्वगामियों से भिन्न पदार्थ का बना था। वो एक लड़ाकू वंश से उत्पन्न था तथा क्रियाशील, रणप्रिय एवं महत्वाकांक्षी था। उसने अपने अफगान अनुगामियों की सहायता से अपने पुराने मंत्री हमीद खां को चतुराई से कैदखाने में बंद कर उसके प्रभाव से छुटकारा पा लिया। उसने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को भी निष्फल कर दिया। उसने कुछ प्रांतीय जागीरदारों एवं नायकों को अधीन कर लिया जो बहुत वर्षों से स्वतंत्रता का उपयोग करते आ रहे थे। उसका अधिक महत्वपूर्ण कार्य था जौनपुर के पड़ोसी राज्य के विरुद्ध सफल युद्ध, जिसकी स्वतंत्रता का अंत हो गया। शासक के रूप में बहलोल उन सभी राजाओं से बहुत बढ़कर था जो तुगलक वंश के फिरोज के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। वो साहस, स्फूर्ति एवं चतुराई से संपन्न था। उसने हिंदुस्तान में मुस्लिम शक्ति की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और अपने राज्य की सरकार को सशक्त बनाया। वो राजकीय वैभव के प्रदर्शन के प्रतिकूल तथा निर्धनों के प्रति दयालु था। स्वयं विद्वान न होने पर भी वो विद्वानों का आश्रयदाता था। उसे अपने निकट संबंधियों एवं अपनी जाति के लोगों का प्रेम और विश्वास प्राप्त था तथा वो अपनी शक्ति एवं समृद्धि में उन्हें हिस्सा दिया करता था। अपने पुत्र बारबक शाह एवं निजाम शाह तथा पौत्र आजम हुमायूं के पक्षावलंबियों द्वारा गद्दी के उत्तराधिकार के लिए रचे षड्यंत्रों के बीच जलाली शहर के निकट जुलाई 1489 ईस्वी के मध्य तक उसने अंतिम सांस ली। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1817 ईस्वी। पेशवा बाजीराव द्वितीय 8वां और अंतिम पेशवा 1796 से 1818 था। वो रघुनाथ राव राघोवा का पुत्र था। अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से बाजीराव द्वितीय सदा नफरत करता रहा। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद वो स्वयं ही मराठा साम्राज्य की सत्ता संभालना चाहता था। बाजीराव द्वितीय एक कायर और विश्वासघाती व्यक्ति था, जिसने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके पेशवा का पद प्राप्त किया था, परंतु अंग्रेजों के साथ भी वो सच्चा सिद्ध नहीं हुआ। उसकी धोखेबाजी और बेईमानी के कारण अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। प्रमुख तथ्य। रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। ये अयोग्य, स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी पेशवा अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से ईर्ष्या करता था। फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी के बाद वो अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए स्वयं मराठों में आपसी झगड़े करवाने लगा। दौलतराव सिंधिया तथा जसवंतराव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या करवा दी। परिणाम स्वरूप होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने राजधानी पूना में उसे पुनः स्थापित करने का वचन दिया तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मित्र और शत्रु को अपना मित्र और शत्रु स्वीकार किया। मराठा सरदारों ने बेसिन की संधि के प्रति रोष व्यक्त करते हुए इस संधि को समाप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी की, जिसका परिणाम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में सामने आया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1879 से 1972 ईस्वी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास
प्रेसिडेंसी के सालेम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। उनका जन्म एक धार्मिक अयंगर परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकटारियन और माता का नाम सिंगारम्मा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से CR या राजाजी के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ, राजनेता और एक प्रतिष्ठित तमिल लेखक थे। वे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी या राजाजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय संघ के गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी हैं। प्रमुख तथ्य: सन 1900 के आसपास उन्होंने वकालत प्रारंभ की, जो धीरे धीरे जम गया। वकालत के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सालेम नगर पालिका के सदस्य और फिर अध्यक्ष चुने गए। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और धीरे धीरे इसकी गतिविधियों और आंदोलनों में भाग लेने लगे। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता 1906 और सूरत 1907 अधिवेशन में भाग लिया। सन 1917 में उन्होंने स्वाधीनता कार्यकर्ता P. वरदाराजुलु नायडू के पक्ष में अदालत में दलील दी। वरदाराजुलु पर विद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। वो एनी बेसेंट और C. विजयराघवाचार्य जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए, तब राजगोपालाचारी उनके अनुगामी बन गए। इसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी वकालत छोड़ दी। वर्ष 1921 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य चुना गया और वो कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। सन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उन्हें एक नई पहचान मिली। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी सहयोग का विरोध किया और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ राज्यों के विधान परिषद में प्रवेश का भी विरोध कर नो चेंजर्स समूह के नेता बन गए। नो चेंजर्स ने प्रो चेंजर्स को पराजित कर दिया, जिसके फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वो 1924-25 के वाईकॉम सत्याग्रह से भी जुड़े थे। धीरे धीरे राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। जब 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, तब राजगोपालाचारी ने भी नागपट्टनम के पास वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा, जिसके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। पृष्ठ संख्या 65। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उन्होंने 1937 के चुनावों में भाग लेने के लिए कांग्रेस को सहमत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1937 के चुनाव के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें दिसंबर 1940 में गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और मुस्लिम लीग के साथ संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभाजन के मुद्दे पर जिन्ना और गांधी के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1946-47 में वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ साथ बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत के हिस्से वाले पश्चिम बंगाल का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। राजाजी के नाम से विख्यात रहे राजगोपालाचारी ने कई मौलिक कहानियां लिखीं। साथ ही कुछ दिनों तक महात्मा गांधी के अखबार यंग इंडिया का संपादन भी किया। 1952 से 54 तक पुनः मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने हिंदी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य कराया। तमिल भाषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिंदी को
प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आजीवन संघर्षशील रहे। भारत रत्न से सबसे पहले राजाजी को ही 1954 में नवाजा गया। बीमारी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1972 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निधन हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक भारतीय परिवार में हुआ। भारत में 1857 की असफल क्रांति के बाद उनका परिवार मक्का चला गया था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन वर्ष 1898 में परिवार सहित भारत लौट आए और कलकत्ता में बस गए। वो भारतीय मुस्लिम विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। प्रमुख तथ्य: आज़ाद को बचपन से ही किताबों से लगाव था। जब वे 12 वर्ष के थे तो बाल पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे। वर्ष 1912 में आज़ाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की। ये पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफी चर्चाओं में रही। ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्ष के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर दी और भारी जुर्माना लगाकर उसे बंद करवा दिया। 1916 आते आते आज़ाद को बंगाल से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया गया और रांची में नजरबंद कर दिया गया। सार्वजनिक जीवन में उतरने के ही साथ आज़ाद ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय एकता को सबसे जरूरी हथियार बताया। वर्ष 1921 को आगरा में दिए अपने एक भाषण में उन्होंने अल हिलाल के प्रमुख उद्देश्यों का जिक्र किया। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार मौलाना आज़ाद कभी भी मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं बने। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। वो आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना आज़ाद ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाई। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उनका मुख्य उद्देश्य था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय मौलाना आज़ाद को ही जाता है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की भी स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए मौलाना आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1922 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पृष्ठ संख्या 66।